हम आप लोगों के लिए बहुत कंटेंट शेयर करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित गतियों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बात कर रहा है, एक समान मतलब क्या है, गति क्या है, समान है। और कौन सी गति है, वृत्तीय गति, यानी कि गोल गोल घूम रहा है, किसी के गोल गोल चारों ओर घूम रहा है, लेकिन समान गति से घूम रहा है। तो चलिए, वस्तु की चाल इसमें बोल रहा है कि वस्तु की चाल स्थिर रहती है जबकि दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा एकदम सही। देखिए चाल क्या है आप लोगों के लिए, स्थिर रहती है। भाई सेम चाल है, सेम चाल से चल रहा है, लेकिन इसमें दिशा परिवर्तित होती रहती है। दिशा के परिवर्तन की वजह से ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें वेग में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वेग वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि होने की वजह से दिशा में जब परिवर्तन आता है, क्योंकि देखिए गोल गोल कब घूम पाएंगे, जब आप अपनी दिशा परिवर्तित करेंगे। ओके, वरना रैखिक गति हो जाएगी ना, सीधे सीधे चले जाएंगे, एक लाइन में आप लोग चले जाएंगे। तो आपको वृत्तीय गति करने के लिए दिशा परिवर्तित करनी होगी। जब दिशा में परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग है वो एक एक आप लोगों को देखने को मिलेगा सदिश राशि है, तो इसमें त्वरण में परिवर्तन आता है, तो जिस वजह से वेग में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार कर लेते हैं। छाया इसलिए निर्मित होती है क्योंकि किसी वस्तु द्वारा प्रकाश को अवरोधित और बाधित कर दिया जाता है, जिससे वह कुछ क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है। एकदम जैसे सिंपल बात है भाई, कहीं पर शैडो क्यों बन रही है, क्योंकि एक तरफ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो आपका शरीर है या फिर कोई वस्तु है वो उसको अवशोषित कर ले रही है या फिर परावर्तित कर दे रही है, जिस वजह से उसके अपोजिट साइड में आप लोग देखेंगे कि छाया बन रही होगी। तो आप लोग एकदम सही है भाई, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर जैसे कि कोई दूसरी चीज है, जैसे शीशा है, शीशा के आर पार प्रकाश चला जाता है, तो शैडो शीशा की बनेगी, शीशा की शैडो नहीं बनेगी। लेकिन आप एक दीवार रख दें या फिर लकड़ी का गत्ता रख दें या फिर लकड़ी की फल्टी रख दें, तो उसकी शैडो बनने लगेगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं या तो उसको अवशोषित कर ले रहा है और कुछ मात्रा में परावर्तित भी कर दे रहा है, लेकिन उसके उधर नहीं जाने दे रहा है। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। वस्तु से गुजरते समय प्रकाश के कंपन से छाया उत्पन्न होती है, तो नहीं, आप लोगों को ये गलत देखने को मिलेगा। बल्कि जो छाया है वो अपवर्तन की घटना है। किसकी घटना है, अपवर्तन की घटना है। ओके, कंपन की घटना नहीं है। तो पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है। कोई दिया रखा है इसमें, सी वाला इसमें दिया रखा है। ओके, तो एकदम सही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चुंबकत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर चुंबकत्व की, तो एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होती है। तो एकदम सही बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा संरेखित होती है। क्यों, अगर आप स्वतंत्र रूप से किसी चुंबक को लटकाएंगे, स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाएंगे, तो वो हमेशा उसकी दिशा क्या होगी, उत्तर दक्षिण होती है। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। हमारी जो पृथ्वी है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल समझ लेते हैं और सिंपल समझ के क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं। मान लेते हैं हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये मान लेते हैं इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है, इसका साउथ पोल है। अब देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या करती है, एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो हमारी पृथ्वी है इस तरह से चुंबक की भांति कार्य करती है। लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है वो अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिधर हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, उधर आपको दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव देखने को मिलेगा। इधर क्या है, यानी कि साउथ आप लोग देखने को मिलेगा। ये चुंबकीय ध्रुव की बात कर रहे हैं, इधर साउथ है, नॉर्थ की तरफ क्या है, साउथ है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि साउथ की ओर क्या है, आप लोगों के लिए नॉर्थ देखने को मिलेगा। ये पीछे क्यों चल रही है वीडियो, अच्छा हम 40 सेकंड पीछे हो गए। ध्यान से समझिएगा, इधर क्या है, नॉर्थ है, यानी कि चुंबकीय ध्रुव क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी पृथ्वी का। ध्यान रखिएगा। नंबर एक, तो इस वजह से जब हम स्वतंत्र रूप से हम लोग क्या करेंगे, चुंबक को लटकाएंगे, तो चुंबक को जब लटकाएंगे, मानते हैं चुंबक है, हमने स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाया, तो चुंबक भी क्या करेगी, हमेशा इस तरह से ही, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। अब इसका भी तो नॉर्थ साउथ होगा, इस चुंबक का भी क्या होगा, नॉर्थ साउथ होगा। लेकिन आप लोगों के लिए इस चुंबक का नॉर्थ किधर देखने को मिलेगा, वो नॉर्थ में ही देखने को मिलेगा। मतलब इधर क्या होगा, इसका नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा, इसका साउथ होगा। इसका इधर इसका क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर इसका साउथ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम लोग लटकाएंगे, तो आप लोगों को पता है
जो चुंबक होती है उसके जो अपोजिट ध्रुव होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो सिमिलर सिमिलर होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भगाते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे एक लड़का है एक लड़की है तो एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। वही आप लोग देखिए कि लड़के लड़के क्या, आ रहे लड़की मिल जाती तो कहते चल तू भाग ले इधर से, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसी तरह से ये भी है अपोजिट डायरेक्शन। इसी वजह से देखिए जब इधर देखिए साउथ अगर आने की कोशिश करेगा तो ये वाला साउथ साउथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, इस वजह से ये किधर भगा देगा, इसको इधर भगा देगा, इस वजह से ऐसा होता है। तो स्वतंत्र रूप से जब हम किसी को चुंबक को लटकाते हैं तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही हमेशा रहती है, और उसका नॉर्थ है वो हमारे जो नॉर्थ का भौगोलिक ध्रुव है उधर रहता है, और जो साउथ है वो साउथ गोलार्ध की ओर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरह से लटकती है। तो क्योंकि जो नॉर्थ साउथ है और इधर भी साउथ और नॉर्थ है, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। इसी सिद्धांत पर जो कंपास होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है, वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हम लोगों को पता चल जाता है इसी वजह से कंपास की जो सुई होती है हमेशा नॉर्थ दिशा को दिखाती है, अगर उस पर कोई दूसरा बल ना पड़ रहा हो, कहीं पर चुंबकीय बल पाया जाता है तो वहां पर वो कंपास कार्य नहीं करता है। ओके, तो एक चीज देखने को मिलेगा, दो चुंबकों के ध्रुव एक दूसरे को विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एकदम मैं अभी आप लोगों के लिए बताया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आप लोगों को मजा आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो इसका कौन सा होगा, सी वाला होगा। तो इस तरह से प्यार से आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को एक जबरदस्त देखने को मिलेगा। क्लास को लाइक ठोक दीजिए जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प वायु में मिल जाती है। देखिए बाष्पीकरण क्या है, जब आप लोग चाय बनाते हैं तो उसमें से जो पानी और दूध के अंदर जो जल होता है वो बाष्पित होकर के ऊपर उड़ जाता है, वही क्या है, बाष्पीकरण है। लेकिन बाष्पोत्सर्जन क्या है, बाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जब वृक्ष हैं उनके अंदर जल पाया जाता है, या वो जड़ों के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से वृक्षों के अंदर जल आ जाता है। यही जल जब बाष्पित होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, यानी कि एक तरह से बाष्पीकरण ही है, लेकिन वृक्षों के माध्यम से हो रहा है, इस वजह से इसको बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और क्योंकि आप लोग देखेंगे, देखिए जैसे हमारे यहाँ तो पानी की कमी नहीं है, तो हमारे यहाँ जब पानी की कमी नहीं है तो वृक्ष होते हैं उनमें खूब पत्तियां पाई जाती है, बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। लेकिन जब आप लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी है। अब पानी की कमी इसी वजह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे टांग फनी इस प्रकार की जो पादप पाए जाते हैं, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी तो पेड़ सूख जाएगा। तो पानी के क्षय को रोकने के लिए वो लोग क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियों को ही गिरा देते हैं। या हमारे यहाँ भी जैसे हम लोगों के यहाँ शुष्क मौसम जब होता है, मार्च का समय, फरवरी का समय बहुत ड्राई मौसम होता है, शुष्क मौसम होता है, तो हमारे यहाँ के वृक्ष क्या कर देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे बाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो। तो एकदम सही बात है। जलीय जंतु श्वसन के लिए जल में विलित वायु का प्रयोग करते हैं, तो एकदम प्रयोग करते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है हमसे पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई इसके तो फिर दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमसे भाई क्या पूछ रहा है, गलत ऑप्शन पूछ रहा है। इनमें से तो कोई गलत नहीं है, ना ही एक गलत है ना ही दो गलत है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, डी वाला सही हो जाएगा। बड़े प्यार से हम लोग को आंसर मिल गया। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर का मापन करता है, तो आप लोगों को एकदम सही देखने को मिलेगा। आप लोगों ने वोल्ट मीटर देखा होगा, जैसे कि 240 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट। आप लोगों ने कभी चार्जर देखा है घर में, बैटरी चार्ज करने वाला, या फिर कोई वो 2 पिन लेकर के चीजों को चेक करता है, तो उसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो वो दिखाता है हाँ अभी 220 वोल्ट आ रहा है, 300 वोल्ट हो गया, 400 वोल्ट हो गया, वो फ्लैक्चुएट करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वाले भी आने लगे, अब उनमें सुई नहीं डोलती, अब वो डिस्प्ले आती है सिर्फ। तो ए मीटर क्या होता है, ए मीटर धारा की दिशा
का मापन करता है, ये दिशा का मापन नहीं करता है बल्कि प्रवाह का, जो प्रवाह है उसका मापन करता है। तो ए मीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ई मीटर जैसे एम्पियर को मापता है। जैसे आप लोग, ये गलत हो गया, तो जैसे कि आप लोगों को जैसे चार्जर पे उठाइएगा तो उसमें लिखा होगा 2 एम्पियर का चार्जर, कोई कहता है मेरा चार्जर बड़ा फास्ट है 3 एम्पियर का है, कोई कहता है मेरा बड़ा फास्ट है 6 एम्पियर का है, 7 एम्पियर का है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरह से सेम एम्पियर मीटर भी होता है। गैल्वेनोमीटर, देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है ये विद्युत धारा के परिमाण का मापन करता है, परिमाण का नहीं, तीव्रता और दिशा का ये मापन करता है, ये दिशा का मापन करता है, तो इस वजह से ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये परिमाण का नहीं करता है, ये दिशा का करता है और तीव्रता का करता है, तो इस वजह से दोनों ऑप्शन गलत हो गए। भाई कौन सा सही सुमेलित है? केवल एक सही सुमेलित आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर यूपीएससी के बुक हमें कहाँ मिल सकते हैं? एक ने कमेंट किया है यहाँ पर, धीरू जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है। तो आप लोगों को जो बुक हैं वो आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, मार्केट से कहीं से बाई कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम बुक शेयर कर देंगे। उसका लिंक कमेंट में या फिर आप लोग हमारे बायो में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। वैसे अभी आप लोग क्लास ज्वाइन करिए वरना अभी भाग जाएंगे आप लोग। अभी ज्वाइन, अभी हम बाद में लिंक शेयर कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। फ्री वाले भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप चलता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा जीवाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु के संदर्भ में हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए आप लोगों के लिए, जीवाणु अपने पोषण की विधि में स्वयंपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। मतलब स्वयंपोषी जो अपना स्वयं खाना बनाते हैं उनको स्वयंपोषी बोलते हैं, परपोषी जो दूसरों से भोजन लेते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है वो आप लोगों के लिए स्वयंपोषी देखने को मिलेगा, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ओके, और कुछ होते हैं वो परपोषी भी होते हैं, एकदम सही बात है। तो एकदम ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि जीवाणु हैं वो, जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वयंपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, एकदम सही है। ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, हर जगह, वायु में, जल में, शरीर के अंदर बाहर, हर जगह क्या है, ये जीवाणु फैले हुए हैं। विषाणु के विपरीत विषम एवं प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में असमर्थ हैं। नहीं, जो जीवाणु है वो प्रतिकूल वातावरण, जो इन्वायरमेंट होता है उसमें भी वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। जैसे एकदम जहां पर एकदम ठंडी जगह होगी, हर जगह बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, वहां पर भी जीवाणु देखे गए हैं। और ऐसे जो गरम गरम जल होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर तापमान बहुत अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, वहां पर भी जो जीवाणु होते हैं वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं और वहां पर भी विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की संख्या देखने को मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि प्रतिकूल वातावरण में भी अपने आप को ये सरवाइव कर लेते हैं। पहला, दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा सही है। तो कौन सा सही है? दो सही है, यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ओके, आप लोग क्लासेस कैसी लग रही हैं? आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा इस बार। आप लोग से हम वादा किए थे कि बहुत कुछ आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। पीटी, मेंस, जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन लगाइए, चेक करने के झंझट ही खत्म। सब प्रीवियस ईयर है, कोई ऐसा नहीं है हमारे द्वारा बनाया गया है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। लेवल सब वही होगा जो आयोग के द्वारा बनाए गए हैं। और 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन सिर्फ 199 रुपये मिलने हैं, तो बहुत कुछ आप लोगों को मिल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग मत चले जाइएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत मानव शरीर में सर्वाधिक है? तो देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक आप लोगों के लिए ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? हाइड्रोजन, कार्बन, अच्छा ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे मुख्य रूप से 4 तत्वों से, मानव में 4 तत्व हैं वो मूलतः पाए जाते हैं, 4 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, जिसका भार सबसे ज्यादा है, मतलब जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे कार्बन, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये हमारे शरीर में दूसरा तत्व सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आप लोगों के लिए हाइड्रोजन, फिर आप लोगों के लिए नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। ओके, तो ये क्रम है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो मूलभूत तत्वों में